नमस्कार आप सभी को 100 मेंस लेवल डीआई सेट्स की जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें आज हम सेट नंबर 31 एंड 32 डिस्कस करेंगे। इसका जो पीडीएफ है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सवाल जो है ट्राई कर लिए होंगे, और अगर ट्राई नहीं किए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके सवाल खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। राइट, तो जरा देखते हैं आज का पहला सेट क्या है। देखो, एक टेबल हमको यहाँ पर दी गई है और साथ में इंफॉर्मेशन दी गई है। इंफॉर्मेशन ढंग से समझते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल है लेकिन मजेदार सेट है। पुलक, कासिम, रितेश एंड सुरेश, दैट मींस PQRS, पार्टिसिपेटेड इन अ टूर्नामेंट कंप्राइजिंग ऑफ 8 राउंड्स। तो टूर्नामेंट्स में 8 राउंड है, राउंड 1 से राउंड 8। ठीक है, ओके। इन ईच राउंड दे फॉर्म 2 पेयर्स, हर राउंड में उन्होंने 2 पेयर बनाए, विद ईच ऑफ देम बीइंग इन एग्जैक्टली 1 पेयर। है ना, हर एक जो पर्सन है वो एक पेयर का ही पार्ट है, मतलब एक पर्सन 2 पेयर का पार्ट नहीं हो सकता। जैसे कि सपोज पहले राउंड में PQ ने पेयर बनाया और दूसरा पेयर R और S के बीच में होगा, है ना। अगला राउंड होगा, हो सकता है कि उसमें P और S का पेयर हो एंड Q एंड R का पेयर हो, है ना। तो 2-2 का पेयर बनाते हैं। अच्छा, द ओनली रिस्ट्रिक्शन इन द पेयरिंग वाज दैट द पेयर्स वुड चेंज इन सक्सेसिव राउंड्स, है ना। जो पेयर है वो हर राउंड में चेंज होता है। जैसे कि for example, if Palak formed pair with Kasim in the first round, then he would have to form a pair with Ritesh और सुरेश in the second round। मतलब पुलक ने अगर कासिम के साथ एक पेयर बना लिया पहले राउंड में, तो अगले राउंड में वो पुलक और कासिम का पेयर नहीं बन सकता। जो पुलक का पेयर बनेगा या तो रितेश के साथ बनेगा या सुरेश के साथ बनेगा, है ना। तो सेम जो पेयर है वो रिपीट नहीं हो सकता लगातार 2 राउंड्स में। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ पुलक फॉर्म्ड अ पेयर विद कासिम इन द फर्स्ट राउंड, देन ही वुड हैव टू फॉर्म अ पेयर विद रितेश और सुरेश इन द सेकंड राउंड। ही वुड बी फ्री टू पेयर विद कासिम अगेन इन द थर्ड राउंड। तो तीसरे राउंड में वो पेयर रिपीट हो सकता है, मतलब सक्सेसिव राउंड्स में रिपीट नहीं हो सकता। जैसे कि पहले राउंड में P और Q का पेयर बन गया तो सेकंड में नहीं बनेगा, लेकिन थर्ड में वो पेयर फिर से बन सकता है। राइट, नाउ इन ईच राउंड ईच पेयर डिसाइडेड वेदर टू प्ले द गेम इन दैट राउंड और नॉट। तो ये गेम खेल भी सकते हैं, नहीं भी खेल सकते। If at all they decided to play, not to play, then no money was exchanged between them। चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई पैसा इनके बीच में एक्सचेंज नहीं होगा अगर ये प्ले नहीं करते हैं तो। मतलब पेयर बना लिया लेकिन प्ले नहीं किया, कोई गेम नहीं खेला। If they decided to play, अगर वो प्ले करने का डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें खेलना है, so they had to bet either ₹1 और ₹2 in that round। तो या तो ₹1 की शर्त लगेगी या ₹2 की शर्त लगेगी। राइट, फॉर एग्जाम्पल, इफ दे चूज टू बेट फॉर ₹2, अगर ₹2 की शर्त वो लगाते हैं, सो देन द प्लेयर विनिंग द गेम गॉट ₹2 फ्रॉम द वन हु लूजेस द गेम। तो जो जीतेगा, है ना, उसको ₹2 मिल जाएंगे और जो हारेगा उससे ₹2 कम हो जाएंगे। राइट, अगर ₹1 की शर्त लगाते हैं तो ₹1 बढ़ेगा या ₹1 कम हो जाएगा दूसरे वाले का, है ना। तो या तो किसी प्लेयर को +2 मिलेगा या -2 या +1 -1, और अगर खेलते नहीं है तो दोनों का हो जाएगा 0-0। कोई भी पैसा एक्सचेंज नहीं होगा, नो चेंज। जो अमाउंट है उनका उतना ही रहेगा। आगे और भी जानकारी दी गई है, देखो। एट द बिगनिंग ऑफ टूर्नामेंट द प्लेयर हैड ₹10 ईच, मतलब सभी के पास 10-10 रुपए थे। 4 लोग हैं, चारों के पास 10-10 रुपए शुरुआत में। द फॉलोइंग टेबल शोज द पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट्स दैट द प्लेयर हैड एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द 8 राउंड्स। तो अगर मैं यहाँ पर इनका जो है अमाउंट देखूं, तो हर एक राउंड में मुझे क्या दिया गया, अमाउंट दिया गया इनका, है ना। हर एक राउंड के एंड में किस किस के पास कितना अमाउंट है, और ये भी पार्शियल इंफॉर्मेशन है, मतलब काफी सारी वैल्यूज यहाँ पर मिसिंग है। राइट, ओके। इट शोज एवरी टाइम अ प्लेयर हैड ₹10। अब बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है यहाँ पर। एवरी टाइम अ प्लेयर हैड ₹10 एट द एंड ऑफ अ राउंड, मतलब जितनी भी बार उस पर्सन के पास ₹10 होंगे वो सारे के सारे यहां पर दिखाए गए हैं, है ना। एज वेल एज एवरी टाइम एट द एंड ऑफ राउंड अ पर्सन हैड आइदर द मिनिमम और द मैक्सिमम अमाउंट दैट ही वुड हैव एट द अक्रॉस 8 राउंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सुरेश की यहां पर बात करें, तो सुरेश के लिए जो डेटा दिया गया है ना, आप ध्यान से देखो। सुरेश के पास 10-10 की मुझे 2 वैल्यू दी गई है, तो केवल इन्हीं 2 जगह पर जो है ₹10 यहाँ पर आ सकता है, मतलब राउंड 1 और राउंड 3 के एंड में। मतलब 10-10 के जितने भी इंस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे गिवन है। एंड और जो वैल्यू दी गई है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब सुरेश के पास जो अमाउंट है वो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 13 हो सकता है किसी भी राउंड में।
सिमिलरली रितेश की बात करें तो रितेश के पास सिर्फ राउंड 1 में ₹10 आ सकता है, बाकी सब में अगर हम देखें तो ₹4 मुझे दिया गया, मिनिमम 4 होगा, तो मैक्सिमम कुछ दिया नहीं गया, तो ₹10 को हम मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम इज 10, राइट। अगर मैं कासिम की बात करूं तो ₹10 के सिर्फ 2 इंस्टेंस हैं, ₹8 और ₹12 मिनिमम मैक्सिमम है, मतलब बाकी जो वैल्यू आएंगी वो 8 और 12 के बीच में आएंगी, राइट। सिमिलरली अगर पुलक की बात करें तो ₹10 वाला इंस्टेंस तो मुझे पता है, और बाकी ये ₹13 और दिया गया, मतलब बाकी जो अमाउंट है वो 10 और 13 के बीच में आने चाहिए, यानी कि 11 और 12 हो सकते हैं, राइट। इस तरीके से हमें ये जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले अच्छा एक लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, इट वाज आल्सो नोन दैट पुलक एंड कासिम हैड द सेम अमाउंट ऑफ मनी विद देम एट द एंड ऑफ राउंड 4, है ना। राउंड 4 के एंड में पुलक और कासिम के पास, राउंड 4 के एंड में पुलक और कासिम के पास सेम अमाउंट था, ठीक है। राउंड 4 के एंड में पुलक और कासिम के पास सेम अमाउंट था, राइट। चलिए ये जानकारी हमें दी गई है, इतनी ही जानकारी हमारे पास है, तो हमें ये टेबल जो है सबसे पहले फिल करनी है, राइट, इस जानकारी के आधार पर, ठीक है। ये सवाल भी है, तो आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, सारे इंस्ट्रक्शंस को अगर दोबारा आप पढ़ना चाहते हो दोबारा पढ़िए, उसमें कोई शॉर्ट नोट बनाना है शॉर्ट नोट बनाइए और इस टेबल को फिल करने की कोशिश कीजिए, राइट, वीडियो पॉज करके। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज किया होगा, सवाल को ट्राई जरूर किया होगा एक बार खुद से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे दिमाग में है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या था, या तो +2 हो सकता है या -2 या +1 -1, या फिर अगर वो नहीं खेलते तो किसी राउंड में 0-0 का चेंज, है ना। तो आप ऐसे समझो कि शुरुआत में इन सबके पास 10-10 रुपए थे, है ना। इसके पास भी 10 रुपए थे, है ना, इसके पास भी 10 रुपए थे, इसके पास भी 10 रुपए थे, इसके पास भी 10 रुपए थे और इसके पास भी 10 रुपए थे। इनिशियली सबके पास क्या थे, 10-10 रुपीज का अमाउंट था, ठीक। यानी टोटल अमाउंट चारों के पास कुल मिलाकर कितना था, 40 रुपए, है ना। टोटल कितना है, 40 रुपए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हर राउंड के एंड में जो टोटल अमाउंट होगा वो 40 ही होगा, क्योंकि भाई अगर किसी के में +2 होगा तो दूसरे के में -2 हो जाएगा, किसी के में +1 होगा दूसरे के में -1 हो जाएगा, तो नेट अमाउंट तो चेंज होगा नहीं ना, बिकॉज उनका जो पैसा है आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। भाई मैंने किसी शर्त लगाई, मैंने उसको पैसा दे दिया, लेकिन हम दोनों का जो टोटल रहा वो तो वही रहा, है ना। तो किसी भी राउंड के एंड में जो टोटल रहेगा वो 40 रहेगा, पहली बात तो हमें दिमाग में रखनी है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, देखो राउंड 2 में सबसे पहले मुझे क्लू मिला कि 13 और 10 23, 23 और 8 31, तो 31 + 9 कितना हो जाएगा, 40, राइट। तो राउंड 2 के एंड में सबसे पहले कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। ये 9 रुपीज आ गया। राउंड 1 में अगर हम देखें तो ये भी हम निकाल सकते हैं, 10 10 20 और 8 28, 28 में क्या जोड़ेंगे, 40 आ जाए तो 12 जोड़ेंगे, तो ये 12 आ गया। तो पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है, राइट। सेकंड अगर हम बात करें तो आप ये देखो सबसे पहले कि इनकी पॉसिबिलिटी क्या है। देखो इनके मिनिमम मैक्सिमम तो हमें दिए गए हैं, मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 13 है ना। मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 13 है, तो जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो 10 और 13 के बीच में होनी चाहिए, यानी 11 और 12 में से कुछ भी हो सकती है। अगर मैं इसके लिए बात करूं तो मिनिमम इज 8 एंड मैक्सिमम इज 12, तो द रिमेनिंग वैल्यू कैन बी 9 10 और 11, बट 10 वाले तो सारे इंस्टेंस मुझे दिए गए हैं, तो 10 तो बाकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, ऐसा कहा गया था हमको इंस्ट्रक्शंस में, कहा गया था 10 वाले सारे इंस्टेंस दिए गए, इसके अलावा 10 वाला कोई इंस्टेंस नहीं है। सो रिमेनिंग कैन बी 9 और 11। अगर इसकी बात करें तो 4 इज मिनिमम, मैक्सिमम इज 10, सो वी कैन से कि रिमेनिंग वैल्यूज कैन बी 5 5 6 7 8 और 9, राइट। अच्छा इसके लिए अगर हम देखें तो मिनिमम इज व्हाट 8 एंड मैक्सिमम इज 13, सो 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 9 11 12, राइट। 9 11 और 12 ये रिमेनिंग वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। यस चलिए, यस चलो। अच्छा एक और चीज, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी मुझे पता चल गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ एक वैल्यू मिसिंग है ना। टोटल 40 होना चाहिए, 10 10 20 20 और 13 33, तो 33 हो गया, तो ये 7 होना चाहिए, बिकॉज टोटल हमें 40 बनाना है, राइट। यहां तक पहुंच गए। चलो अब मुझे यहां पर एक जानकारी दी गई थी कि राउंड 4 के एंड में पुलक जो है कासिम के बराबर है। राउंड 4 के एंड में पुलक और कासिम बराबर है, राइट।
तो राउंड 4 के एंड में अगर हम देखें तो पुलक और कासिम जो है इक्वल होने चाहिए, है ना, पुलक और कासिम इक्वल होने चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इसकी जो वैल्यू है वो 11 और 12 में से एक होगी और इसकी वैल्यू 9 और 11 में से एक होगी, तो इक्वल वैल्यू क्या हो सकती है भाई? 12 तो नहीं हो सकती, बिकॉज अगर 12 यहां आ गया तो ये 12 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए 12 पॉसिबल नहीं है। तो इक्वल तो सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है जो कि है 11, जो कि दोनों में कॉमन है। सो दोनों के अगर इक्वल है तो ये भी 11 हो गया और ये भी 11 हो गया, राइट? दोनों क्या हो गए? 11 हो गए। यस और नो देख लीजिए सभी लोग, दोनों 11 हो गए ना, राइट? चलिए अब राउंड 4 में ही अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो, एक वैल्यू इस पर्सन ने 1 रुपए लूज किया है, इसने भी 1 रुपए लूज किया है, राइट? इसने 1 रुपया लूज किया है, इसने भी 1 रुपया लूज किया है। दैट सिंपली मीन्स कि बाकी दोनों पर्सन ने 1-1 रुपया गेन किया होगा, बिकॉज अगर एक पर्सन लूज कर रहा है तो दूसरा पर्सन गेन भी तो करेगा, दोनों में शर्त लगेगी, एक लूज करेगा एक गेन करेगा। तो हमने कहा कि भाई इसने किया -1, इसने किया -1, तो ये दोनों +1 करेंगे, तो यानी कि इनके पास 6 और इसके पास 12 होना चाहिए, तभी तो +1 हुआ दोनों में। तो इसमें -1 इसमें -1, तो दोनों में +1 हो गया। ये चीज क्लियर है सभी को, राइट? चलिए ओके, ये यहां पर 10 रुपए है ही, इसके आगे हम कुछ और भी निकाल सकते हैं, यहां पर कोई और वैल्यू। कैन वी फिगर आउट एनीथिंग एल्स? यस, डन। ओके, अब अगर मैं देखो इसकी बात करूं, राउंड 3 में अगर हम देखें तो ये वैल्यू 2 से इंक्रीज हुई है, तो कोई एक वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए, राइट? हमने देखा कि इसके उसको 2 रुपए का गेन हुआ है, तो किसी एक को 2 का लॉस होना चाहिए, राइट? 2 का लॉस अगर किसी को होगा, तो अगर इसको 2 का लॉस होगा तो यहां पर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, राइट? इसको 2 का लॉस होगा तो यहां पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और इसको 2 का लॉस होगा तो यहां पर 7 आ जाएगा, राइट? यस, बताइए। तो तीनों ही पॉसिबल है या इनमें से कुछ हम जो है हटा सकते हैं किसी केस को? बताइए। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर इस वाले उससे ऊपर वाले राउंड में चलेंगे तो इसको 2 का गेन हुआ है, राइट? इसको अगर 2 का गेन हुआ है, आप ऐसे समझो, इसको +2 हुआ है, तो इनमें से किसी एक को -2 होगा। भाई इसको 8 से 10 हुआ तो इसको कोई -2 होगा, तो हम कह सकते हैं कि हम -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11, विच इज पॉसिबल। 11 पॉसिबल है। इसमें -2 करेंगे तो 8 आएगा, पर 8 इसके लिए पॉसिबल नहीं है। और इसमें -2 करेंगे तो कितना आएगा? 7, राइट? 7 इसके लिए पॉसिबल है, राइट? 7 पॉसिबल है। यस, बताइए। चलिए तो एक काम करते हैं फिर, हम ऐसे तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, आप ऐसे समझो कि अगर मैं राउंड 3 की बात करूं तो इसकी वैल्यू या तो 9 हो सकती है या 11 हो सकती है, राइट? या तो 9 हो सकती है या 11 हो सकती है। एक बार अगर मैं 9 लेकर देखूं, सपोज मैंने यहां पर वैल्यू ली 9, राइट? यहां पर मैंने वैल्यू ली 9। अगर मैंने यहां पर वैल्यू 9 ली है तो 9 से 2 ऐड हुआ 11, ठीक है? यहां पर क्या हुआ? +2, यहां पर भी +2 हुआ। सपोज करो कि मैंने यहां पर 9 रखा, तो इसमें +2 हुआ, इसमें +2 हुआ, तो बाकी दोनों में -2 होना चाहिए। -2 होने का मतलब कि यहां पर वैल्यू 4 आनी चाहिए, और यहां पर वैल्यू, सॉरी, -2 होगा ना। -2 होने का मतलब है कि यहां पर वैल्यू क्या आनी चाहिए? 8, और यहां पर वैल्यू क्या आनी चाहिए? 13, ठीक है? क्या ये चीज पॉसिबल है? आप मुझे बताओ कि यहां पर मैं 13 तो रख नहीं सकता ना, बिकॉज देखो अगर मैं यहां 9 रखूंगा तो यहाँ +2 हुआ है, तो इन दोनों में -2 होगा। वो मतलब ये तो चलो 8 पॉसिबल है, लेकिन ये 13 नहीं आ सकता ना, तो दैट्स वाई यहां पर 9 नहीं आ सकता, ठीक है? यहां 9 नहीं आएगा, तो फिर यहां पर क्या आएगा? 9 के अलावा सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी, 11, राइट? ये क्या हो गया? 11 हो गया, ठीक है? ये 11 हो गया। इसके अलावा कोई एक चीज कांस्टेंट भी रहनी चाहिए इनमें से,
राइट, बिकॉज अगर ये कांस्टेंट है, इसमें जीरो का चेंज है, तो बाकी किसी और में भी जीरो का चेंज आना चाहिए। तो जीरो का चेंज यहां भी हो सकता है कि सपोज मैंने इसको 11 माना, ये 11 हो गया। जीरो का चेंज यहां भी हो सकता है कि इसको 6 माना तो ये भी 6 हो गया। राइट, बोथ आर पॉसिबल, यस और नो, दोनों पॉसिबल है। अब इसके आगे कैसे बढ़े, तो ये हो गया कि Q की वैल्यू यहां पर जो है 11 हो गई। राइट, Q की वैल्यू 11 हो गई। ठीक, चलो अब आप यहां से यहां देखो, चलो ये दोनों जंप तो आपने देख ली, ये दोनों सेम है। राइट, ये दोनों यहां पर सेम है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर ये दोनों सेम है तो इनमें से कोई ना कोई एक सेम रहेगा, बिकॉज ये तो सेम नहीं रहा ना, इनमें से कोई ना कोई एक सेम रहेगा। तो अगर मैं इसको सेम करता हूं तो यहां पर 6 आ जाएगा। क्या ये 6 पॉसिबल है? यहां पर आप कहोगे सर इसके अकॉर्डिंग तो 6 पॉसिबल है, लेकिन प्रीवियस वाले में आप जंप देखोगे तो -3 का है, पर -3 तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, या तो +2 होगा या -2 या +1 -1 या 0 0। तो 9 से 6 कैसे आ सकता है? 3 रुपए का तो कोई शर्त ही नहीं लगी ना, 3 रुपए की कोई शर्त नहीं है, सो दैट मीन्स इट कैन नॉट बी 6। ठीक है, दिस थिंग कैन नॉट बी 6। राइट, ये वैल्यू 6 नहीं हो सकती। कहां थे हम? ये वैल्यू 6 नहीं हो सकती। ये ये वैल्यू 11 आ चुकी है। राइट, ये वैल्यू 11 11 आ चुकी है, ये 6 नहीं हो सकती। तो फिर कोई एक कांस्टेंट रहनी चाहिए, ये कांस्टेंट नहीं है, ये 6 हो नहीं सकती, तो फिर यही कांस्टेंट होगी 11। क्लियर? 11 11 22, 22 और 10 हो गया 32, 32 40 में से 32 घटाया तो ये हो गया 8। तो हमने देखा कि यहां हुआ +2, यहां हुआ -2 और ये दोनों हो गए कांस्टेंट। परफेक्टली ओके। अब मेरे पास बहुत कम टास्क रह गया, ये बचे हैं सिर्फ। अब इनको देख लो जरा, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां पर। ठीक है, ओके। यहां पर 9 या 11 आ सकता है, लेकिन 9 आएगा नहीं, क्योंकि अगर मैं 9 रखूंगा ना तो 12 से 9 -3 हो जाएगा, -3 इज नॉट पॉसिबल, सो ओनली 11 इज पॉसिबल। 13 + 11 हो गया 24, 24 और 34 तो ये हो गया 6, बिकॉज टोटल 40 बनाना है। राइट, हमने देखा यहाँ पर -1 हुआ है तो किसी एक में +1 होगा, तो अगर +1 होगा तो यहाँ पर 9 हो सकता है और यहाँ पर क्या हो सकता है? 11 हो सकता है। राइट, बिकॉज सॉरी 12 हो सकता है, 12 + 1 13, है ना, और यहाँ पर भी 9 1 10, दोनों ही पॉसिबल है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूँ, यहाँ पर +2 हुआ तो किसी एक में -2 होगा। अगर -2 रखना है तो यहाँ 12 होना चाहिए, और यहाँ -2 रखना है तो 15 होना चाहिए। 15 तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ का +2 किससे कॉम्पेंसेट होगा? यहाँ के -2 से। यहाँ 12 होना चाहिए। राइट, बिकॉज इसमें -2 रखने के लिए यहाँ 15 होना चाहिए था, पर 15 तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो नाउ ऐड करते हैं, 12 12 24, 24 और 4 28, 28 और 12 कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, अब बची मेरे पास ये वैल्यूज। राइट, ये वैल्यूज बची राउंड नंबर 6 की। राउंड नंबर 6 की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे? सोचिए जरा। ओके, 10 यहां पर 11 और 12 कुछ भी हो सकता है, यहां पर 9 नहीं आ सकता, बिकॉज अगर 9 होगा तो 9 से 12 का चेंज पॉसिबल नहीं है, सो दिस हैज टू बी 11 ओनली। राइट, यहां अगर देखें तो 13 और 12 है, तो यहां 12 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अगर यहां पर +1 हुआ तो किसी एक में -1 होना चाहिए। राइट, किसी एक में -1 होना चाहिए। ये +1 हुआ तो किसी एक में -1 होना चाहिए, तो या तो यहां पर 5 आएगा, या यहां पर 13 आएगा, या यहां पर 13 आएगा। समझ रहे हो? यहां पर क्या हुआ है आप देख पा रहे हो, +1, तो किसी एक में -1 होना चाहिए, तो -1 अगर इसमें करेंगे तो यहाँ 13 होना चाहिए, 13 पॉसिबल नहीं है। -1 इसमें करेंगे तो यहाँ 5 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल है। -1 इसमें करेंगे तो यहाँ 13 होना चाहिए, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, ये 5 होना चाहिए। राइट, ये हो गया +1 और ये हो गया -1, +1 -1। अब आगे देखें तो यहां पर 13 है या 12 है, तो यहाँ 11 भी हो सकता है और 12 भी आ सकता है, बोथ आर पॉसिबल, 11 एंड 12 बोथ आर पॉसिबल, है ना। अकॉर्डिंगली यहां पर भी आएगा। तो अब हम राउंड 6 को कैसे डिसाइड करें, बताइए। यस, सोचो।
राउंड 6 की ये वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे? यहां पर 12 और 11 दोनों आ सकते हैं। चलो ऊपर चलते हैं और इसके ऊपर देखते हैं। देखो यहाँ एक -1 हुआ, यहाँ -2 हुआ है, यहाँ -2 हुआ है, तो कोई एक +2 होना चाहिए, है ना। अब अगर मैं यहाँ +2 करूंगा तो यहाँ 15 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ +2 करना पड़ेगा मुझे, 12, राइट। ये हो गया +2, ये हो गया -2, दोनों बराबर हो गए। ये +1 हो गया तो यहाँ -1 होना चाहिए, यानी कि 12 होना चाहिए। तो दैट कंप्लीट्स माई टेबल। इस तरीके से हमारी टेबल हो गई कंप्लीट, ठीक है, सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए। अब आते हैं सवाल पर। तो पहला सवाल देखो यहां पर क्या है, क्वेश्चन है व्हाट बेस्ट कैन वी सेड अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी दैट रितेश हैड एट द एंड ऑफ राउंड 8। राउंड 8 के एंड में रितेश के पास कितना अमाउंट था? तो रितेश के पास राउंड 8 के एंड में अगर हम देखें तो 6 रुपए है, एग्जैक्टली ₹6, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी दैट पुलक हैड विद हिम एट द एंड ऑफ राउंड 6। तो पुलक के पास राउंड 6 के एंड में कितना अमाउंट है? 12 रुपए, तो एग्जैक्टली ₹12, नो डाउट अबाउट इट। हाउ मच मनी डिड रितेश हैव एट द एंड ऑफ राउंड 4? राउंड 4 के एंड में रितेश के पास कितना पैसा है? तो रितेश के पास राउंड 4 के एंड में 6 रुपए, राइट, 6 रुपए। नेक्स्ट अगर देखें हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड विद अ बेट ऑफ ₹2, 2 रुपए की बेट के साथ कितने गेम खेले गए? तो अगर मैं देखो यहां पर चेंजेस देख लेता हूं जल्दी से। अगर हम चेंजेस देखेंगे तो चेंजेस देखिए, यहां हुआ +1, ठीक है, यहां हुआ 0 का चेंज, यहां क्या हुआ -1, यहां हुआ -2, राइट। ये कितने का चेंज है? +2, ये कितना है चेंज? 0, ये कितना है? +1, राइट। नाउ लेट्स कम टू दिस, दिस इज -2, सॉरी +2, +1, 0, -1, +1, +1, -1. This is what? -1, this is -1, this is -2, this is +1, this is -2, this is -1, this is +2. Now what about this? This is -2, +2, +2, +1, this is -1, -1, sorry, this is 0, this change is 0, and this is -2, राइट। नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है हमसे कि हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड विद अ बेट ऑफ ₹2, 2 रुपए की बेट के साथ कितने गेम खेले गए? तो पहले राउंड में अगर देखूं तो 2 रुपए की बेट के साथ एक गेम खेला गया जो कि कासिम और सुरेश के बीच में हुआ, राइट। एक बंदा 2 रुपए जीत गया और दूसरा 2 रुपए हार गया, एक गेम तो ये, दूसरा इसमें भी खेला गया सेकंड, तीसरा ये है ना, इसमें कोई नहीं है, चौथा ये हो गया, ठीक है, इसमें कोई नहीं है, और इसमें अगर देखें तो एक, 5, तो 5 गेम खेले गए, ठीक है, 5 गेम, 5 इज राइट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। देखो 2 रुपए की बेट के साथ कितने गेम खेले गए? पहले राउंड में एक गेम, दूसरे राउंड में एक गेम, 2, 3, 4, और ये हो गया 5, तो टोटल 5 गेम्स विद अ बेट ऑफ ₹2। Which of the following pairing was made in round 5? राउंड 5 में किस किस की पेयरिंग हो सकती है? तो आप देखो, ध्यान से समझो, राउंड 1 में किस किस की पेयरिंग थी? तो देखो +1 इसने जीता, -1 इसने जीता, तो P और R की पेयरिंग थी। सबसे पहले P और R की पेयरिंग थी, P एंड R, और उसके साथ Q और S की पेयरिंग एक साथ, राइट। नेक्स्ट राउंड में अगर हम देखेंगे तो यहां पर इसने -2 और ये +2 जीता है ना। राउंड 2 में अगर हम देखें तो दिस इज राउंड 1 पेयरिंग, सॉरी राउंड 2 की पेयरिंग हुई ना, ये तो राउंड 1 की पेयरिंग यहां से डिसाइड होगी, 10 से +12। ओके, वन मोर थिंग, यहां पर दिस इज समथिंग वी हैव डन रॉन्ग, एक यहां पर +2, ये तो हम काउंट करना भूल गए ना। यहां पर ये हुआ -2, ये 0 और ये 0, तो ये भी तो एक राउंड था, राउंड 1, तो एक टूर वाला इंस्टेंस और है, तो यहां पर आंसर 6 आएगा, ठीक है।
तो 2 रुपए की बेट के साथ टोटल 6 गेम खेले गए, तो आंसर इज 6 नॉट 5। फर्स्ट वाला राउंड हम काउंट करना भूल गए थे, है ना, जब शुरुआत में 10-10 रुपए थे, ये 2 हारा ये 2 जीता, ये वाला इंस्टेंस भी है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले राउंड 1 में किस किस की पेयरिंग है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7 एंड राउंड 8। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस सवाल को, इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए थे उसको ध्यान रखना है। राउंड 1 की अगर हम बात करें तो ये +2 ये -2, यानी P और Q की पेयरिंग एक साथ है, और दूसरा पेयर है R और S। राउंड 2 की बात करेंगे तो यहां पर हमने देखा कि +1 -1 इनके बीच में हुआ, यानी P और R का पेयर है, Q एंड S का पेयर है, दैट इज परफेक्टली ओके, PR एंड QS। राउंड 3 की बात करें तो देखो इसमें जो है चेंज 0 है, राउंड 3 की बात करेंगे सॉरी इसमें चेंज -2 ये +2, यानी P और S का पेयर है, Q और R का पेयर है, P और S QR, डन। अच्छा आगे अगर हम देखें तो राउंड 4 की बात कर रहे हैं हम, तो दिस इज 0 0 एंड दिस इज -2 +2, दैट मीन्स PQ एंड RS का पेयर है, PQ एंड RS का पेयर है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो राउंड 4 में अगर हम देखेंगे तो राउंड 4 में सॉरी राउंड 5 में दिस इज -1 +1 एंड दिस इज -1। अब देखो यहां पर कंफ्यूजन है, राउंड 5 में अगर हम देखेंगे तो -1 2 है, +1 भी 2 है, तो हम एक पॉसिबिलिटी है कि P का पेयर R के साथ बना सकते हैं, राइट, या P का पेयर S के साथ भी बन सकता है, राइट। तो P का पेयर R के साथ भी बन सकता है और P का पेयर S के साथ भी बन सकता है। ठीक है, अगर P का पेयर R के साथ बनेगा, है ना, राउंड 5 में P का पेयर R के साथ बना तो Q और S का पेयर बनेगा, राइट, Q और S का पेयर बनेगा, एंड P का पेयर अगर S के साथ बना तो Q और R का पेयर बनेगा, राइट। ठीक है ना, सेम पेयर रिपीट तो नहीं हो रहे P Q एंड R S, नो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं राउंड 6 की तरफ चलता हूं तो मुझे ये पता है कि ये है +2 और ये है -2, यानी राउंड 6 में P और R का पेयर है और Q एंड S का पेयर है, राउंड 6 में P R एंड Q S का पेयर है, ये कंफर्म है। अब अगर यहां पर आप देखोगे तो P R का पेयर राउंड 6 में बन चुका है, तो P R का पेयर राउंड 5 में नहीं बनेगा। QS का पेयर राउंड 6 में बन चुका है, तो QS का पेयर यहां नहीं बनेगा, बिकॉज ये बोला गया था कि सेम पेयर 2 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स में रिपीट नहीं हो सकते, राइट। तो ये चीज कंफर्म हो गई कि राउंड 5 में किस किस के पेयर बने। सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग वाज मेड इन राउंड 5, तो राउंड 5 में किस किस के पेयर है, PS एंड QR। ठीक है, PS एंड QR, तो QS नो, PR नो, PQ नो, PS यस, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी, राइट। चलिए, तो ये था हमारा पहला सेट जो कि काफी बढ़िया सेट था, एक लॉजिकल था। अब अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं और इसकी बात करते हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट एंड सेल्स वैल्यू ऑफ ऑल 6 प्रोडक्ट्स ABCDF एंड सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बाय कंपनी XYZ। तो इनकी कॉस्ट हमें दी गई है, सेल्स वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ABCDEF, टोटल दोनों के लिए नहीं पता, ओनली परसेंटेज वैल्यूज आर नोन। ठीक है, सवाल क्या है, पहला सवाल है, इफ द कंपनी मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट द परसेंटेज प्रॉफिट वाज हाईएस्ट, किस प्रोडक्ट के लिए परसेंटेज प्रॉफिट हाईएस्ट था। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं एक ही बात करूं, ठीक है, एक ही बात करूंगा तो ए में, अब देखो इस सवाल को करने का सही तरीका क्या है, कैलकुलेशन तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन को हम कैसे अवॉइड करें। परसेंटेज प्रॉफिट 10% हो, 20% हो, 15% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, लेट सपोज मैं मान लेता हूं यहां पर दिस इज, इसका टोटल मैंने माना सपोज 100x, तो अगर ओवरऑल प्रॉफिट 10% है तो सेल्स कितनी हो जाएगी, 10% ज्यादा, कॉस्ट से 10% ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस, यानी 110x हो जाएगा, राइट। 10% हमने ले लिया। अब आप ए के लिए अगर देखो तो हमें ये पता है कि परसेंटेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SP माइनस CP, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, राइट। दैट मींस
SP अपॉन CP -1 × 100, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट किस पर डिपेंड कर रहा है? देखो 1 और 100 तो कांस्टेंट चीजें हैं, वेरिएबल चीज क्या है यहाँ पर? SP/CP, यानी जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज प्रॉफिट जो होता है ना, वो SP/CP के रेशियो पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना ही ज्यादा परसेंटेज प्रॉफिट होगा। ये बात सभी को समझ आ रही है? तो अगर मैं ए के लिए बात करूं तो सेलिंग प्राइस है 12% किसका? 110x का, है ना। और कॉस्ट प्राइस क्या है? 15% ऑफ 100x, 15% ऑफ 100x। अगर हम बी के लिए बात करेंगे तो बी के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो है 15% ऑफ 110x, राइट। एंड कॉस्ट प्राइस क्या है बी के लिए? 17% ऑफ 100x। तो आप ये बात देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो इस चीज को कि यहां पर जो 110x और 100x है वो सब में आ रहा है, सब में, ये तो सब में कॉमन है। तो क्या कॉमन चीजों का कोई रोल होता है कंपैरिजन में? नहीं, कंपैरिजन में कॉमन चीजों का रोल होता ही नहीं है। सो दैट मींस ये रेशियो मैटर ही नहीं कर रहा। तो चाहे 10% दिया जाए, 20% दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, मैटर नहीं करता। हमारे लिए इतना जानना काफी है कि ओवरऑल यहां पर प्रॉफिट हुआ है, दैट्स ओके, है ना। यस, तो फॉर, क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना इन सबको कंपेयर करके निकालना है कि हाईएस्ट कौन सा है, राइट, हाईएस्ट कौन सा है। तो सबसे पहली चीज है कि हम इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 वाला फैक्टर सभी में कॉमन आ रहा है ना। 110/100 इज ग्रेटर देन 1 और सभी में आ रहा है। तो सब में जो चीज कॉमन आती है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, राइट। हम क्या देखेंगे? सिर्फ परसेंटेज वैल्यूज का रेशियो देखेंगे। तो ए के लिए जो रेशियो है 12/15 है, राइट। बी के लिए अगर हम रेशियो देखें तो बी के लिए क्या है? 15/17, 15/17। सी के लिए अगर हम रेशियो देखेंगे तो सी के लिए इट इज 25/20, 25/20, ठीक है। डी के लिए अगर हम देखें रेशियो तो डी के लिए 13/18। ई के लिए क्या है? 21/19। एंड एफ के लिए क्या है ये रेशियो? 14/11। डन। अच्छा, अब इनमें से मुझे बताना है कि हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा, हाईएस्ट, राइट। तो अब ये देखो कि काफी सारी वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन 1 है। जैसे ये वैल्यू न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1। तो ये वैल्यू लेस देन 1 है, ये लेस देन 1, ये लेस देन 1, ये तो एलिमिनेट हो गई, है ना। जब ऑलरेडी मेरे पास ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू है तो लेस देन 1 वाली हाईएस्ट कैसे हो सकती है? तो इनको इग्नोर ही कर दिया। बची ये तीन वैल्यू, अगर इनको कंपेयर किया जाए बड़े आराम से कर सकते हो। दिस इज 5/4, 5/4 मतलब 1.25, राइट। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज 1 पॉइंट कितना आएगा? 11 इंटू 11, 3 बचेगा, 11 इंटू 2 22, 8 बचेगा, 11 से 7 1.27। एंड दिस इज 1 पॉइंट 11 इंटू 11, 19 इंटू 1 19, 2 बचेगा 1.1, राइट। तो हाईएस्ट कौन सा है? एफ, ठीक है, हाईएस्ट इज एफ, ऑप्शन डी। डन। चलिए, तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करना था वहां पर। 10% वाला जो डेटा है वो मैटर नहीं करता। इफ द कंपनी मेड एन ओवरऑल लॉस देन फॉर एट मोस्ट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वाज द सेल्स वैल्यू मोर देन कॉस्ट। कंपनी को ओवरऑल लॉस हुआ है, ये बात कंफर्म है। तो कितनों के लिए, ज्यादा से ज्यादा कितने प्रोडक्ट्स पर सेल्स वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा हो सकती है ना, कितनों के लिए पॉसिबल है। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा कि कॉस्ट को हम मान लेते हैं 100x और सेल्स को मान लेते हैं 100y, है ना। फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने ये वैल्यू मान ली। अब मुझे पता है कि कंपनी को ओवरऑल लॉस हुआ है। ओवरऑल लॉस का मतलब क्या है? कि कॉस्ट इज ग्रेटर देन सेल। 100x लॉस का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यानी 100x इज ग्रेटर देन 100y। तो हमें ये चीज कंफर्म है कि x इज ग्रेटर देन y, है ना, x इज ग्रेटर देन y, ये बात कंफर्म है। x y से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं प्रोडक्ट कंपनी ए की बात करूं तो कंपनी ए के लिए क्या आएगा? देखो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, हमें पता है सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन कॉस्ट, राइट। सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन कॉस्ट का मतलब है कि कंपनी ए के लिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आप देखिए। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा? तो ए के लिए सेलिंग प्राइस होगा 12x एंड दिस इज व्हाट 100, 12% ऑफ 100y, यानी 12y हो गया ये, 12y। एंड कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है भाई
ए के लिए 15x, राइट, 15% ऑफ 100x 15x, है ना। आप कंपैरिजन करना सीखो। आप देखो, हमें ये चीज कंफर्म करनी है कि ज्यादा से ज्यादा कितने प्रोडक्ट के लिए सेल्स वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा है ना। सेल्स वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा होने का मतलब मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है, सेल्स वैल्यू कॉस्ट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, मतलब प्रॉफिटेबल होना चाहिए, है ना। मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। अभी देखेंगे, अभी पहले बी के लिए देख लो आप। बी के लिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है। देखो, हमने सबके लिए रेशियो लिख रखे हैं ना, बार बार ग्राफ को देखने की क्या जरूरत। 15/17, ये एसपी और सीपी का ही रेशियो था ना, 15/17, एंड दिस इज 25/20। 15/17, सी के लिए था 25/20। इसमें बस y और x लगा दो, बस y/x, दिस इज y एंड दिस इज x। डी के लिए अगर हम देखें तो डी के लिए जो फ्रैक्शन बनेगी वो 13/18, 13/18, दिस इज व्हाट y, दिस इज x, है ना। ई के लिए अगर हम देखें और एफ के लिए अगर देखें तो ई के लिए क्या है फ्रैक्शन, 21/19 एंड दिस इज 14/11, 21/19, दिस इज 14/11, राइट। दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, डन। अब मुझे ये कंफर्म करना है, जैसे अब अगर मैं यहां पर देखता हूं, देखो पहले वाले में, पहले केस में देखो, हमें ये पता है कि y x से छोटा है। अगर मैं यहां पर y और x की बात करूं तो y x से छोटा है ना, तो y/x वुड बी लेस देन 1, ठीक है। तो y/x सब में आ रहा है जो कि लेस देन 1 है, 1 से छोटा फ्रैक्शन है, राइट, 1 से छोटा फ्रैक्शन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी 1 से छोटा है, राइट। अगर किसी 1 से छोटे नंबर का 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेफिनेटली 1 से छोटा आएगा, राइट। ये 1 से छोटा आना ही आना है, ठीक है, 1 से छोटा आना ही कंफर्म है। इसकी बात करूं तो इसकी बात अगर हम बात करें तो ये भी 1 से छोटा और ये भी 1 से छोटा, डेफिनेटली 1 से छोटा होगा ओवरऑल रेशियो, बिकॉज दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1, है ना। अगर इसकी बात करें तो ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, दोनों 1 से छोटे नंबर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट लेस देन 1 आएगा। एंड सेम इज ट्रू फॉर दीज टू ऑल्सो, तो तीनों के लिए ट्रू है। लेकिन जब हम इनको देखते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है वो 1 से बड़ा है, सॉरी ये फ्रैक्शन 1 से बड़ा है और ये फ्रैक्शन 1 से छोटा है। अब एक फ्रैक्शन 1 से बड़ा है, उसको 1 से छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना, रिजल्ट क्या आएगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो इट मे और मे नॉट बी ग्रेटर देन 1, यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, रेशियो लेस देन 1 भी। सेम इज ट्रू फॉर दिस, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी, और यहां पर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 दोनों पॉसिबल है। भाई देखो, कोई एक नंबर 1 से बड़ा है और दूसरा नंबर 1 से छोटा है, जैसे आपने कहा कि सर एक नंबर 20 है और दूसरा 0.5 है, हमने इनका मल्टीप्लाई किया, अच्छी बात है, ये कितना आ गया, या 0.5 को 1/2 लिख दो, 1/2 मैंने लिखा, तो हमने कहा कि सर नंबर 1 आ गया, या 1/20 क्या ही करना, 1/10 कर दो, तो कितना आ जाएगा 2, जो कि ग्रेटर देन 1 है ना। तो एक नंबर 1 से बड़ा था और एक नंबर 1 से छोटा था, दोनों का मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया ग्रेटर देन 1। ऐसा भी हो सकता था कि मैं 20 का मल्टीप्लाई 1/40 से करता, तो एक नंबर ग्रेटर देन 1 है, दूसरा लेस देन 1 है, उनका प्रोडक्ट आ रहा है 1/2, जो कि लेस देन 1 है। तो प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि y/x की वैल्यू है क्या, है ना। ये वैल्यू तो हमें पता नहीं है ना। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हैं, बोथ आर पॉसिबल। अब सवाल को ध्यान से पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एट मोस्ट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वाज सेल्स वैल्यू मोर देन कॉस्ट। सेल्स वैल्यू मोर देन कॉस्ट मतलब दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 1। तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली इसके लिए तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज दिस रेशियो इज लेस देन 1, हमें तो ग्रेटर देन 1 चाहिए। इसके लिए भी नहीं हो सकता, इसके लिए भी नहीं हो सकता, लेकिन सी, ई और एफ के लिए हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी पूछी गई है कि कितनों के लिए ऐसा पॉसिबल है, तो सिर्फ सी, ई और एफ के लिए पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ y/x, है ना। किन के लिए पॉसिबल नहीं है, ए, बी और डी के लिए, तो ये तो पक्की तरीके से रूल्ड आउट हो गए, तो इनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो इनको हटाकर बाकी 3 के लिए पॉसिबल है। किस किस के लिए पॉसिबल है, सी, ई और एफ के लिए, राइट, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है। तो आंसर इज 3। एटमोस्ट 3 प्रोडक्ट के लिए ऐसा हो सकता है, बाकी 3 के लिए नहीं हो सकता। इफ द कंपनी मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट, है ना। अब यहां पर सवाल है कि ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कंपनी को, एट मोस्ट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डिड इट इनकर लॉस, ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे, इसको मैं होमवर्क में दूंगा आपको, है ना। 9th यहां पर क्वेश्चन है ये, ऑन एटलीस्ट हाउ मेनी प्रोडक्ट शुड द कंपनी मेक अ प्रॉफिट सो एज टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट, है ना। कितने प्रोडक्ट्स पर कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए ताकि उसको ओवरऑल क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को। ओवरऑल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, अगर इसका टोटल 100x है और इसका टोटल 100y है,
तो अगर कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ तो 100x मस्ट बी लेस देन 100y, है ना, ओवरऑल प्रॉफिट। एक काम करते हैं, पिछले क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ ना कंपनी को, तो ओवरऑल प्रॉफिट का मतलब है 100x मस्ट बी लेस देन 100y, CP मस्ट बी लेस देन SP, यानी x मस्ट बी लेस देन y, x मस्ट बी लेस देन y, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना इस चीज को कि a के लिए SP बाई CP का रेशो क्या था। a के लिए अगर मैं SP बाई CP का रेशो देखूंगा तो SP बाई CP का रेशो क्या है, 12y अपॉन 15x, 12y अपॉन 15x, राइट। b के लिए अगर हम बात करें तो b के लिए दिस रेशियो वाज 15 अपॉन 17, 15y अपॉन 17x। c के लिए अगर हम बात करें तो c के लिए दिस रेशियो इज 25y अपॉन 20x, 25y अपॉन 20x, राइट। और d के लिए अगर हम बात करें तो d के लिए रेशियो है 13y अपॉन 18x, 13y अपॉन 18x। e के लिए अगर हम बात करेंगे तो e के लिए जो रेशियो है वो है 21y अपॉन 19x, 21y अपॉन 19x। और f के लिए अगर हम बात करें तो f के लिए रेशियो है 14y अपॉन 11x, 14y अपॉन 11x। नाउ यू कैन चेक कि हमें देखो ये कंडीशन ऑलरेडी दी गई है कि कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, मतलब x इज लेस देन y, राइट, यानी कि y अपॉन x का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है, ये कंफर्म है, राइट। अब अगर y अपॉन x का रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो हम श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और ये रेशियो भी ग्रेटर देन 1 है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। सेम इज ट्रू फॉर दिस, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1 और दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 1। इनके लिए डाउटफुल है बिकॉज कि ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो लेस देन 1 है और ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो एक लेस देन 1 वाले नंबर को ग्रेटर देन 1 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ y अपॉन x, ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी। सेम इज ट्रू फॉर दिस, दिस कैन बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, एंड सेम इज ट्रू फॉर दिस, दिस कैन बी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। सवाल ये पूछ रहा है कि ऑन एट मोस्ट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डिड इट इनकर लॉस, ज्यादा से ज्यादा कितने प्रोडक्ट्स पर लॉस हो सकता है। तो भाई इस पे तो लॉस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर SP और CP का रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो ये तो नहीं हो सकता, इस पे लॉस नहीं होगा, इस पे भी लॉस नहीं होगा, और सिमिलरली इस पर भी लॉस नहीं होगा, इन तीन पर लॉस नहीं हो सकता, बाकी इन तीनों पर कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा कितनों पर लॉस हो सकता है, 1, 2 एंड 3, इन पर लॉस हो सकता है, बाकी तीन पर पॉसिबल नहीं है। सो आंसर इज 3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एटलीस्ट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डिड द कंपनी मेक प्रॉफिट सो एज टू मेक ओवरऑल प्रॉफिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट वाली कंडीशन ही तो अभी हमने देखी है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ओवरऑल प्रॉफिट वाली कंडीशन देखी है कि कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है भाई, और कंपनी को अगर ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है तो कितने प्रोडक्ट्स पर कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए। देखो इन तीन प्रोडक्ट्स का तो हम कह नहीं सकते, यहां पर प्रॉफिट लॉस दोनों पॉसिबल है, लेकिन कम से कम ये जो प्रोडक्ट है इस पर प्रॉफिट हो रहा है, ये वाले प्रोडक्ट पर प्रॉफिट हो रहा है, इस पर कम से कम 3 प्रोडक्ट पर तो प्रॉफिट होगा ही होगा। वो प्रोडक्ट 4 भी हो सकते हैं, 5 भी और 6 भी, डिपेंडिंग ऑन दीज कि इन पर प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, लेकिन कम से कम 3 के बारे में हम श्योर हैं कि 3 पर प्रॉफिट होगा ही होगा। तो वही बोला था एटलीस्ट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स पर प्रॉफिट होगा, कम से कम 3 पर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। इफ द कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑन ईच ऑफ द प्रोडक्ट देन द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इज एटलीस्ट व्हाट। कंपनी को ओवरऑल जो है हर प्रोडक्ट पर प्रॉफिट हुआ है, तो ओवरऑल प्रॉफिट की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इसको बड़े ध्यान से समझना है और करना है। मैंने मान लिया कि ये जो कॉस्ट है ओवरऑल 100x है, दिस इज 100y, व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट इज, ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट इज, देखो SP अपॉन CP यही होता है प्रॉफिट, SP अपॉन CP माइनस 1 इंटू 100। नाउ SP अपॉन CP इज व्हाट, 100y अपॉन 100x, यानी y अपॉन x माइनस 1 इंटू 100। अच्छा मुझे चाहिए y अपॉन x की क्या, बिकॉज ओवरऑल प्रॉफिट की मुझे क्या निकालनी है, एटलीस्ट, लीस्ट वैल्यू यानी कम से कम, यानी इसकी कम से कम मिनिमम वैल्यू मुझे चाहिए, मिनिमम कम से कम वैल्यू मैं इसकी क्या रखूं, है ना, ताकि ये चीज भी इंश्योर हो जाए कि पूरी कंपनी को क्या हो, ओवरऑल प्रॉफिट हो, है ना, कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट हो, ये चीज मुझे इंश्योर करनी हर प्रोडक्ट पर, ईच ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। ओवरऑल तो होगा ही, जब हर प्रोडक्ट पे प्रॉफिट हो रहा है तो ओवरऑल तो होगा ही, हर प्रोडक्ट पर मुझे प्रॉफिट इंश्योर करना है। तो अगर मैं प्रोडक्ट ए की बात करूंगा, ध्यान से समझना, अगर प्रोडक्ट ए में प्रॉफिट है तो SP मस्ट बी ग्रेटर देन CP। व्हाट इज SP, 12y, एंड CP इज 15x। सो आई कैन से
12y is greater than 15x, right? Now from this I can say y upon x must be greater than 15 by 12, right? By 12y is greater than 15x, selling price greater than cost price, right? तभी तो प्रॉफिट होगा। तो 12y is greater than 15x, that means y upon x is greater than 15 by 12, है ना? अगर मैं b की बात करूंगा तो सेम रेशियो उसके लिए भी आएगा, y upon x greater than, इसके लिए 15 by 12 आया, 15 ऊपर लिखा था, 12 नीचे लिखा था, राइट? इसी तरीके से b के लिए क्या आएगा, 17 by 15 आएगा, 17 by 15। सेम कंडीशन c के लिए जब आप लगाओगे तो क्या आएगा, 20 by 25, y upon x ग्रेटर देन 20 by 25। d के लिए अगर हम देखेंगे तो y upon x ग्रेटर देन क्या आएगा, 18 by 13, 18 by 13। e के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, y upon x ग्रेटर देन, e के लिए आएगा 19 by 21, 19 by 21। और f के लिए अगर हम देखेंगे तो y upon x ग्रेटर देन क्या आएगा, 11 by 14। अब आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, है ना, इत्मीनान से। देखो ये है y upon x ग्रेटर देन समथिंग, दिस इज 1.1, है ना, ये क्या है 1.15 इंटू 15 1.1, दिस इज व्हाट 4 by 5 यानी 0.8, दिस इज व्हाट 13 इंटू 1 13 बचेगा 5, 1.3 के आसपास, ये कितना आएगा 0 पॉइंट समथिंग के आसपास, है ना, 0 पॉइंट समथिंग होगा, एंड दिस इज ऑल्सो 0 पॉइंट समथिंग, है ना, 1 से कम ही होगा, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 5 by 4, 5 by 4 मतलब 1.25। अब आप एक बात ध्यान से समझिएगा, मुझे सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, बिकॉज मुझे ओवरऑल हर प्रोडक्ट को प्रॉफिट में लेकर जाना है। अगर हर प्रोडक्ट को मैं प्रॉफिट में लेकर जाना चाहता हूं तो मुझे सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए, और मुझे y अपॉन x की वो मिनिमम वैल्यू चाहिए जहां पर ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, राइट? मुझे y अपॉन x मिनिमम क्यों चाहिए, बिकॉज मुझे ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज मिनिमम करना है। अगर ये मिनिमाइज करना है तो मुझे y अपॉन x की एक ऐसी वैल्यू पिक करनी पड़ेगी जिसमें सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं यहां से कौन सी वैल्यू पिक करूं, मैक्सिमम वाली पिक करूंगा, ये वाली या ये वाली, नो ये वाली, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, इसको पिक करेंगे। क्यों इसको पिक कर रहे हैं हम, जैसे सोचिए कि आपसे अगर कोई कहे कि भाई a की वैल्यू 8 से बड़ी है, a की वैल्यू 10 से भी बड़ी है, a की वैल्यू 12 से भी बड़ी है, तो ओवरऑल आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि a की वैल्यू 12 से बड़ी है, बिकॉज a की वैल्यू अगर आप 12 से बड़ी लोगे तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सपोज कीजिए कि आपने a की वैल्यू 9 ले ली, a की वैल्यू 9 ले ली, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई तो हो जाएगी, लेकिन ये और ये सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो a की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिस पर ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आपसे कहा जाए कि सर a की मिनिमम वैल्यू क्या लोगे आप, तो a की मिनिमम वैल्यू आप लोगे 12 से बड़ी, यानी सपोज 13 ले लोगे, 12 से बड़ी लोगे 12 से बड़ी 12.00001 कुछ भी ले लो, 12 से हल्की सी बड़ी ले लो, है ना। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो आपने इसमें से कौन सी वैल्यू पिक की इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, जो मैक्सिमम वैल्यू थी, ताकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो सिमिलरली इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैं पिक करूंगा, तो y अपॉन x की वैल्यू 1.3 लेकर चलूंगा, राइट। और इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखो 1.11 13 1 13 5 बचेगा, 13 3 39, 11 बचेगा, 13 8 104, 6 बचेगा, 13 4 और 13 5 लगभग इतना आएगा 1.385। ये मैंने यहां रखा तो 1.385 minus 1 into 100, so this is 0.385 into 100, which is nothing but 38.5%, 38.5%, right? So the answer is 38.5%. So this question was quite logical, right? चलिए, तो ये हमारे दोनों के दोनों DI सेट थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। सेट नंबर 31 32 हमारे कंप्लीट होते हैं इस तरीके से, राइट। देखो ये जो कंटेंट है मैं जितना अपनी तरफ से बेहतरीन हो सकता है उतना बेहतरीन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका सिर्फ एक ही टास्क है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें इसको, जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो जेन्युइनली तैयारी करना चाहते हैं, राइट, और हजारों रुपए कोचिंग से बर्बाद ना करके यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, उन तक पहुंचाने का इसको काम करें। इतना कीजिए बस। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, सेट नंबर 33 34 के साथ। थैंक यू सो मच।